नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भारतवर्ष में हमारी आज़ादी के बाद हमें पहली बार कोई शिक्षा पे राष्ट्रीय स्तर पर नीति देखने को मिली थी। तो वो थी 1968 में। हालांकि ये इतनी प्रभावी नहीं रही थी, इसमें कमियां थी, और जो 1986 की पॉलिसी आई थी उसमें वो कमियां सुधारी गई थी। और उसका एक हम बोल सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान था शिक्षा के प्रति। लेकिन ऐसा नहीं है 1968 की शिक्षा नीति में कुछ नहीं था। तो देखिए, इस शिक्षा नीति में भी बहुत कुछ था। इस शिक्षा नीति में भी हम बोल सकते हैं आज़ादी के बाद पहली बार शिक्षा के लिए कोई नीति बनी, वो थी राष्ट्रीय स्तर पर। इतने सारी देखिए, कोठारी कमीशन आया, कोठारी कमीशन ने बहुत सारी बातें बोली। उसके बाद उनको मद्देनज़र रखते हुए 1968 की इस पॉलिसी में वो सब रिकमेंडेशन जो सुझाव वहाँ पर दिए थे वो इसमें देखने को मिले। तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो 1968 या 86 दोनों पर आ सकता है। हालांकि 86 की पॉलिसी पे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है, पर बहुत बार 4 मार्क्स में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पे क्वेश्चन देखने को मिला है, और कई बार ये 16 मार्क्स में भी आ जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। जब कोठारी आयोग ने 1961-66 अपनी रिपोर्ट भारतीय सरकार को 22 जून 1966 को प्रस्तुत की थी, इसके 9 महीने के बाद भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया था। देखिए, यहाँ पर कोठारी कमीशन देखिए एक इतना अहम कमीशन है। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं तो ये चीज़ को ध्यान रखें कि आप कोठारी कमीशन को स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपके बीएड में या और कोई कोर्स आप कर रहे हैं तो उसमें भी देखने को ज़रूर मिलेगा। तो कोठारी कमीशन ने 1961 से 66 के बीच जो अपनी ऑब्जर्वेशन की थी, उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी थी वो थी 1966 22 जून को। तो देखिए, उसके 9 महीने बाद भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, सदस्यों का, संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया। कब किया? 5 अप्रैल 1967 में। और इस समिति की 3 कार्य सौंपे, जिसमें पहला कोठारी आयोग के सुझाव पर गंभीरता से विचार करना था, क्योंकि कोठारी कमीशन ने जो सुझाव दिए थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे शिक्षा के लिए। तो वहां पे उन पे सुझाव के जो भी सुझाव दिए हैं उन पे गंभीरता से विचार हो। तो इस समिति का पहला कार्य ये था। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा नीति लागू करना चाह रही थी सरकार, तो उसके लिए काम करे, उसका ड्राफ्ट तैयार करे। जबकि तीसरा क्या था? तीसरी प्राथमिकता यह थी कि आधार पर उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा की तैयार करना। तो देखिए, जब भी कोई पॉलिसी आती है, राष्ट्रीय स्तर पर आती है, तो वो यूं ही नहीं आ जाती है। उसके पीछे एक बहुत लंबी, हम बोल सकते हैं, मेहनत होती है, एक कार्य होता है बहुत सालों का, तब जाके कोई एक पॉलिसी देखने को हमें मिलती है। तो ऐसा ही हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं कमेटी का गठन कब हो गया था। और बातचीत देखिए, कोठारी कमीशन ने 1961 में काम शुरू कर दिया था, तब कहीं 8 साल बाद जाकर हमें ये शिक्षा नीति देखने को मिली। इसके बाद इस संसद की बनाई हुई समिति ने कोठारी आयोग के सुझावों की गंभीरता से अध्ययन किया और उसके बाद सुझावों को सरकार को प्रस्तुत किया। तो देखिए, यहाँ पर एक हम बोल सकते हैं अच्छे से जो भी सुझाव कोठारी कमीशन ने दी थी उन पे अध्ययन किया, उनके सुझावों को अच्छे से देखा और फिर उनको प्रस्तुत किया सरकार के सामने कि क्या उनमें से ठीक है, क्या नहीं है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं। समिति ने सर्वप्रथम शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर बल दिया था। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा है वो
बनी रहे, उस पे बल दें, मतलब सब कुछ शिक्षा मिल पाए कहीं न कहीं। क्योंकि उस समय की अगर हम बात करें तो देखिए आज जैसा हमारा मॉडर्न ज़माना है उस टाइम पर ऐसा नहीं था। ना टेक्नोलॉजी थी और देश जो है आज़ाद हुए उसको कुछ ही साल हुए थे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षा सभी को मिल पाए तो उसके लिए एक नीति की आवश्यकता थी, जिसके बारे में इसमें बातचीत की गई और तभी वो शिक्षा नीति हमें देखने को मिली पहली बार 1968 में। इसके बाद सामाजिक समानताओं की प्राप्ति के लिए आयोग द्वारा प्रस्तावित सामान्य विद्यालय पड़ोस विद्यालय के रूप में स्वीकार किए गए। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज क्या है, अगर मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं क्या चीज चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मेरे घर के आसपास जहां मैं रहती हूँ वहां स्कूल हो, ताकि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दिला पाऊं। या अन्य कोई माता पिता हैं तो वो भी यही चाहेंगे कि अगर हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं तो कम से कम स्कूल तो आसपास हो, सबसे पहली चीज तो यही है। समिति ने भाषा नीति, कार्यानुभव, चरित्र निर्माण, विज्ञान शिक्षा एवं शोध और शैक्षिक अवसरों की समानता पर विस्तार से विचार प्रकट किए। अब बच्चा स्कूल में आ रहा है तो क्या क्या पढ़ेगा, तो देखिए उसका चरित्र निर्माण वहां पर हो, वो भाषा को सीखे, कुछ ना कुछ कार्यों में लगा रहे, कार्यों के अनुभव उसको हो, विज्ञान की शिक्षा उसको मिले। और कहीं ना कहीं देखिए जो सब्जेक्ट्स आज हम पढ़ते हैं कि साइंस भी बच्चा पढ़ रहा है, सोशल साइंस भी, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ रहा है, हिंदी इंग्लिश सब अन्य भाषाएं भी हैं यहाँ पर और चीजें भी हैं। तो ये सब्जेक्ट्स की प्राप्ति हमें कहाँ से हुई, ये हमारे करिकुलम में आए कैसे, तो ये कहीं ना कहीं इनकी नींव राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली बार आई थी आजादी के उसमें रखी गई थी। और वो सुझाव किसने दिए थे, वो दिए थे कोठारी कमीशन ने। और शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार पर अधिक बल दिया। उसने केंद्र और राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व निश्चित किए। अब देखिए एक राज्य है तो राज्य की सरकार का शिक्षा के प्रति क्या क्या उनके दायित्व हैं, उनके कर्तव्य हैं कि वो अपने राज्य के सभी लोगों को शिक्षित करे, अपने सभी जो बालक उस राज्य में है उनको शिक्षा मिले। तो इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी, प्लस इसमें देखिए जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार है उसकी क्या भूमिका होगी, तो उनके रोल्स को, उनके कर्तव्य को निर्धारित किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और अंत में प्राथमिकताओं के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पे एक एक बात बताई गई कि राज्य सरकार का ये रोल है, एक एक देखिए छोटी से छोटे पॉइंट भी, मुख्य बिंदु भी यहाँ पर डाले गए इस नीति में। संसद में इस पर लंबी बहस और चर्चा भी हुई। देखिए कोई भी बिल आता है, नीति आती है, कुछ भी हमारे देश में लागू होता है तो वहां पे सबसे पहले वो डिस्कशन उसका कहाँ पर होता है, उसकी चर्चा होती है संसद में। तो वहां पे जो अपोजिशन में लोग होते हैं वो उस पर बहस करते हैं सरकार से, कि क्या बहस करते हैं कि उसमें खामियां क्या हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्यों लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पे अपोजिशन उसकी बुराइयां भी करता है, तो इससे उसमें खामियां पता चलती हैं और इस तरीके से चीज और अच्छी और मजबूत भी बन पाती है। तो हम कह देते हैं कि खामियां, सबको खामियां निकालनी आती है चीज का, उसमें क्या नेगेटिव है वही बताना आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जरूरी ही है क्योंकि उससे चीज और मजबूत बनती है और अच्छी निकल कर आती है। तो वही हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ भी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया 24 जुलाई 1968 को, सरकार ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी। तो देखिए इसको लागू कर दिया था इस तिथि में। तो ये डेट्स आपको याद जरूर रखनी है, ये आपको टेट एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी, तो एग्जैक्ट डेट्स भी आप याद रखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के कुछ मूल तत्व हैं, मेन एलिमेंट्स हैं इस पॉलिसी के, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है शिक्षा राष्ट्रीय महत्व पर विषय। अब देखिए यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं एक फ्लो चार्ट। कैसे, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। आप इस तरीके से हेडिंग लिखें ये वाली, और यहाँ पर इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाएं। जितने भी पॉइंट्स अभी 1 2 3 4 हम डिस्कस करेंगे तो सभी को एक एक करके लिखें। फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। देखिए फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको और अच्छे अंक लाने में मदद करेंगे।
शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय। ठीक है, शिक्षा नीति में शिक्षा को राष्ट्रीय विषय का महत्व माना गया और यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा द्वारा ही लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। देखिए, एक राष्ट्रीय को अगर हमें मजबूत बनाना है, उसका विकास हम चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद रखी जा सकती है शिक्षा में। क्योंकि देखिए, आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो देश को चलाएगी। तो वहां पर अगर आप उसको बचपन में ही मजबूत कर देंगे, पढ़ा लिखा देंगे, तो एक राष्ट्रीय अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। अच्छा व्यवहार, अच्छा चरित्र, अच्छी से एजुकेशन एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अच्छे गुण उसमें हो, तो ये सब चीजें बहुत आवश्यक हैं जो शिक्षा के माध्यम से दी जा सकती हैं। तो शिक्षा हर एक बच्चे का अधिकार है, मूल अधिकार है। वो भी कहीं ना कहीं, ये हम बोल सकते हैं, ये जो हमें देखने को मिला था वो इसी के कारण देखने को मिला था, क्योंकि सभी को पता है। और स्पेशली देखिए, जो हमारे इतने बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे देश को चलाते हैं, नेता राजनेता, तो उनको ये बात पता है कि देश का विकास सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। शिक्षा के द्वारा ही स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि के मूल्यों का विकास भी किया जा सकता है। तो देखिए, ये सब चीजों का भी विकास किससे होगा? देखिए, हर एक चीज का ही, ना सिर्फ इन्हीं का आदि यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक चीज का विकास किससे होगा? शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा एक बुनियादी, हम बोल सकते हैं, एक बुनियादी ऐसा कदम है, एक चीज है जो विकास की ओर एक इंडिविजुअल को ही नहीं, एक इंसान को ही नहीं, पूरे देश को लेकर जाती है। राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक मजबूत करने के लिए, उत्पादन वृद्धि और राष्ट्र की सभी प्रकार के विकास करने के लिए और राष्ट्र के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में इसका आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा स्तर पर सर्व प्रमुख माना गया है। इसलिए शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख विषय कहा गया है। ठीक है, अगला है दूसरा, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त उत्तरदायित्व। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या विभाजित किया कि राज्य का रोल ये है, राज्य के कर्तव्य ये है, उत्तरदायित्व ये है, और सरकार जो हमारी केंद्र सरकार है, उसका क्या दायित्व, उत्तरदायित्व है। सही। भारत एक गणराज्य है और इसमें कुछ विषय केवल केंद्र पर अधीन है और कुछ विषय राज्य पर, मतलब कुछ अधिकार, या हम बोल सकते हैं फैसले लेने का अधिकार कुछ केंद्र को होता है, कुछ राज्य को होता है। और जबकि कुछ ऐसे भी विषय हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर भी लेती हैं, तो जहां पर साझेदारी भी होती है। तो अर्थात ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार विचार विमर्श कर सकती हैं और इनके प्रति एक नियम लागू कर सकती हैं। इसी प्रकार से एक विषय है शिक्षा का, जिसमें प्रति राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ही उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण करना केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का प्रबंध करना है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हम देखते हैं जो लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल देना चाहूंगी, हमारी कैपिटल है। तो यहाँ पे दिल्ली में जो स्कूल होते हैं वो राज्य सरकार के अंदर आते हैं, बहुत जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। और हाल ही में हम देखते रहते हैं कि दिल्ली की सरकार ने कितना अच्छा काम स्कूलों के लिए करा है, कितने अच्छे से, जो देखिए सरकारी इमारतें थी उनको कितने अच्छे से यहाँ पर उनका मॉडिफिकेशन किया है, कितना लाइक हम बोल सकते हैं एक दिन और रात का चेंज हमें देखने को सरकारी स्कूलों में मिला। वहीं पे केंद्र के स्कूल कौन से होते हैं? केंद्रीय विद्यालय, जिनको हम सुनते हैं हाल ही में कि कुछ ना कुछ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय बहुत सारी स्कीम्स लेकर आते हैं, नेशनल लेवल पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। तो केंद्र की सरकार के स्कूल हो गए केंद्रीय विद्यालय। अब यहाँ पे राज्य सरकार, दिल्ली राज्य सरकार के स्कूल कौन से हो गए, जो दिल्ली में हमने देखा है। अब चैनल भी है आम आदमी पार्टी का, यहाँ पे कोई प्रमोशन मैं नहीं करूंगी, पर यहाँ पर जो चीज देखने को हमें मिली, दिन और रात का फर्क, इतना अच्छा काम शिक्षा के स्तर पर किया गया, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सरकारी स्कूल की इमारतों पे, उनकी कक्षाओं पे, जो एक हमें इतना अच्छा काम देखने को मिला आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वो एक सच में लाइक हम बोल सकते हैं बहुत बड़ी बात है, जो आज तक देखने को नहीं मिला था।
और यही रोल होते हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के डिवाइडेड है। और ये कहीं ना कहीं डिवाइड कैसे हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आती है वो उसमें बताती है कि राज्य सरकार का क्या रोल है अपने स्कूलों के प्रति, कौन कौन से स्कूल राज्य सरकार के अंदर आते हैं, उनको कैसे चलाना है, उनके लिए देखिए प्रावधान क्या क्या है, एक रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या है। ऐसे ही जो केंद्र के स्कूल हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या है, वहाँ पे एडमिशन के प्रोसेस, तो ये सब कुछ चीजें उन पर्टिकुलर सरकारों के अंदर आती हैं कि जो राज्य सरकार के स्कूल है उसमें राज्य सरकार ये करेंगी, ये चीजों का उत्तरदायित्व है, और केंद्र का अपने स्कूलों में ये उत्तरदायित्व है। तो ये चीजें निर्धारित होती हैं। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का नियोजित करना, शैक्षिक प्रशासनिक ढांचे पर नियंत्रण रखना और शिक्षा के विभिन्न स्तरों में गुणवत्ता और विकास करना आदि सभी कार्य राज्य सरकारों का केंद्र सरकारों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो देखिए रोल्स डिवाइडेड है। अगला है यहाँ पे तीसरा, शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बजट में भी एक परसेंटेज शिक्षा के लिए खर्च के लिए रखी जाती है। हर साल हमें शिक्षा पर बजट देखने को मिलता है और वो अच्छे से इस्तेमाल हो इसके लिए भी पॉलिसीज होती हैं, लाइक हम बोल सकते हैं अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन हो, और केंद्र सरकार कितना बजट अपने लिए रखती है, राज्य सरकारों का कैसा उसमें है, तो ये सब साल के स्टार्टिंग में ही डिवाइड हो जाता है जब बजट आता है। अगला है यहाँ पे संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा का संरचना, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए अब ये पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जब आई थी तो वहां पर ये 10+2+3 का पैटर्न था जो अब तक चल रहा है। और देखिए नई शिक्षा नीति 2020 आ गई है, तो अब ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है 2020 का जो पैटर्न है, तो उसमें ये पैटर्न चेंज हो गया है। एंड बहुत जल्द हमें स्कूलों में भी, स्कूली शिक्षा में इसको देखने को मिलेगा और कॉलेज लेवल पर भी। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचन लागू किया जाएगा। +10 शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या की तैयारी की जाएगी तथा +2 पर स्थान विशेष की आवश्यकता अनुसार पाठ्यचर्या निश्चित की जाएगी और इस स्तर पर 50% छात्रों की व्यवसायिक शिक्षा की ओर मोड़ने की भी प्रयास किया जाएगा। जबकि यहाँ पे स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होगा, दैट इज योर ग्रेजुएशन, जिसमें विश्वविद्यालय को अपने पाठ्यक्रम निश्चित करने होंगे, स्वतंत्रता होगी, परंतु पाठ्यक्रम अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर विकसित किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि 10+2 मतलब आपकी 10th की एजुकेशन, देन +2 12th हो गया और +3 आपकी ग्रेजुएशन हो गई। तो इसकी नींव रखी गई थी जो आज तक हमें देखने को मिलती है स्कूली शिक्षा में और यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो मिली है 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। पांचवा है यहाँ पर अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा सभी को मिल पाए, कंपल्सरी हो एजुकेशन, एंड यहाँ पे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क हो और अनिवार्य भी हो। तो ये नींव रख दी गई थी। यहाँ पर देखिए वो अनुच्छेद 45 के अनुसार तो था ही, लेकिन इस शिक्षा नीति में भी उसके बारे में बात की गई कि प्रथम 5 वर्ष के अंदर 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को निम्न प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो जाए, और अगले 5 वर्षों में 11 से 14 वर्ष की वर्ग के बच्चों के उच्च प्राथमिक शिक्षा की भी अनिवार्य और निःशुल्क हो जाए। और इस प्रकार से 10 वर्षों के अंदर, मतलब यहाँ पर देखिए कोई भी शिक्षा नीति आती है तो वो एक लक्ष्य बना लेती है कि इस साल तक इतने बच्चों को हम एजुकेट करेंगे, तो वो इसमें भी किया गया। और जितनी भी अब एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं देखने को मिलती है, तो वो सब में ही ऐसे गोल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगला है यहाँ पर छठा, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं उन्नयन। जहां माध्यमिक शिक्षा की मांग है वहां उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए माध्यमिक शिक्षा की अगर आप देखेंगे तो बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि 1 से 5वीं तक का स्कूल आपको हर जगह ही देखने को मिल जाता है, उनकी संख्या भी ज्यादा होती है। लेकिन जो स्कूल 5वीं तक होते हैं उसके बाद बच्चों को बड़े स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं
इस स्तर पर बच्चों को राष्ट्रीय का इतिहास और संविधान के मूल तत्वों का सामान्य ज्ञान कराया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। इसकी गुणवत्ता सुधार भी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, माध्यमिक शिक्षा को कंपल्सरी रूप से बच्चों को दिया जाए, अनिवार्य रूप से बच्चों को दिया जाए, और हर एक बच्चा माध्यमिक शिक्षा की जो उसको उपलब्धि है, जो बोल सकते हैं उपलब्धता है, वो उसको मिल पाए निशुल्क रूप से, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई और ये प्रावधान यहाँ पर बनाया गया। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही ये सुनिश्चित करेंगी, हर एक राज्य सरकार अपने अपने राज्य में ये चीज देखेगी। तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप 6 to 8 पॉइंट्स लिखिए, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं, तो जो भी आपको इजी लगते हैं वो आप पिक कर सकते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड मैंने किए हैं। सो इन ओवरऑल 21 पॉइंट्स हैं, एंड 21 पॉइंट्स में से जो भी आपको ईजी लगते हैं आप वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है 7th, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू, मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कि बच्चों को 3 लैंग्वेजेस एलिमेंट्री लेवल पर आए। तो देखिए, दो तो हम प्राइमरी लेवल पर ही सिखा देते हैं बच्चों को 2 लैंग्वेजेस, लेकिन तीसरी भाषा इंट्रोड्यूस होती है क्लास 6th से माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, फिर भारतीय भाषाओं का विकास, कि बच्चा भारतीय भाषाओं को भी सीखे। राष्ट्रीय महत्व की सभी भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उनका निरंतर विकास किया जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार किया जाएगा और संस्कृत की शिक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि देखिए संस्कृत जो है वो हमारी भाषा है और हम संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं एजुकेशन के अंदर, तो इसलिए इसका भी प्रावधान किया गया। साथ में देखिए, रीजनल लैंग्वेज भी बच्चा सीखे तो उसके लिए भी, और उसमें एजुकेशन ले पाए मदर टंग में, तो उसकी भी यहाँ पर बात की गई थी। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा की अनिवार्य। देन यहाँ पर है प्रतिभावन छात्रों की पहचान, विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन, कृषि व्यावसायिक तकनीकी पर इंजीनियरिंग की शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान विशेष ध्यान। फिर यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं, देखिए हम सभी डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं हर शिक्षा नीति अगर आप देखेंगे तो। देखते हैं यहाँ पर लाइक ये जो प्रॉपरली आई थी शिक्षा नीति, तो इसमें ये सब बातें की गई थी। एंड यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको जरूरत है 8 पॉइंट्स लिखने की, 8 पॉइंट्स लिखने की, उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले 1986 की क्लास हम कर चुके हैं, वो लेक्चर आप जरूर देखें। एंड उस पे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है, 1968 पे फिर भी कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो ये थी आज की हमारी क्लास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पे। होप सो अब आप सभी को ये टॉपिक क्लियर होगा। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।